पिछले एपिसोड एंग्लो मुगल वॉर भाग 1 में हमने प्लासी की लड़ाई के बारे में देखा और जाना कि मुगल राजकुमार अली गौहर बिहार और बंगाल को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए अवध होता हुआ बिहार में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अली गौहर ने फरवरी 1759 को पटना पर हमला कर दिया और घेरा डाल दिया। क्लाइव अपनी सेना लेकर कलकत्ता से निकल पड़ा और मीर जाफर की सेना के साथ मुर्शिदाबाद होते हुए अप्रैल की शुरुआत में पटना पहुंचा। उसके पटना पहुंचते ही अली गौहर ने घेरा उठा लिया और चलता बना। इस तरह से पटना के अंग्रेज गढ़ को पहली राहत मिली, जिसे फर्स्ट रिलीफ ऑफ पटना कहते हैं। हार कर अली गौहर बुंदेलखंड चला गया। फिर 19 नवंबर 1759 को दिल्ली में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। दिल्ली में इमादुल मुल्क की दादागिरी चलती थी। उसने कमजोर शहजादे शाहजहां तीसरे को तख्त पर बिठा दिया। इमादुल मुल्क अली गौहर से जलता था और अली गौहर इस वक्त दिल्ली में था नहीं, लेकिन अली गौहर सम्राट बनने का लालच भी नहीं छोड़ सकता था और दिसंबर में अली गौहर ने अपने आप को सम्राट घोषित करते हुए शाह आलम की उपाधि ग्रहण की। तो इस तरह से अली गौहर बन गया शाह आलम द्वितीय। इसके तुरंत बाद जनवरी 1760 के अंत में शाह आलम ने पटना पर फिर से हमला कर दिया। 20 फरवरी में कंपनी की सेना फिर से पटना आ गई और पटना को दोबारा राहत मिली। ये कहलाया सेकेंड रिलीफ ऑफ पटना। शाह आलम पीछे हट गया। 22 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच में सिरपुर का युद्ध हुआ। हालांकि अंग्रेज जीत गए, लेकिन कुछ आगे कर नहीं पाए, जबकि शाह आलम सीधा बंगाल की ओर जाने लगा। जाफर और अंग्रेज सेनाएं मंगलकोट में एकजुट हुई। उसके बाद 7 अप्रैल को बेलकौस में लड़ाई हुई, जिसे बेलकौस का युद्ध कहते हैं। इसमें शाह आलम हार गया, पटना वापस चला गया और फिर से उसने पटना को घेर लिया। अप्रैल के आखिर में फिर से अंग्रेज सेना पटना पहुंची और पटना को राहत मिली। इसे कहते हैं थर्ड रिलीफ ऑफ पटना। शाह आलम पटना से दक्षिण में गया के पास मानपुर की तरफ निकल गया और वहां छावनी बनाई। इतने में मीर जाफर का साथी पूर्णिया का नवाब खादिम हुसैन शाह आलम से जा मिलने को तैयार हो गया। वो हाजीपुर तक पहुंच गया। इससे पहले वो कुछ कर पाता, पटना से कैप्टन नॉक्स ने 16 जून को उस पर हमला कर दिया। ये कहलाई बीरपुर की लड़ाई। इसमें खादिम हुसैन हार गया और शाह आलम से मिलने की जगह उसकी उल्टी दिशा में बेतिया की तरफ निकल गया। जून के अंत तक कंपनी की सेना पटना पहुंच गई और हुसैन का पीछा करने चल पड़ी, लेकिन रास्ते में 2 समस्याएं आई। मीर जाफर के बेटे मीरान की मौत हो गई। मीरान बिहार की लगभग हर मुहिम में अंग्रेजों के साथ रहा था। दूसरी बात, मानसून भी आ गया था और अंग्रेज सेना वापस पटना आ गई। इसके दूसरी ओर हारा हुआ शाह आलम गया से पीछे हटकर सोन नदी के किनारे दाऊदनगर पहुंच गया। जब तक मानसून खत्म हुआ तब तक मुर्शिदाबाद में स्थिति बदल चुकी थी। 20 अक्टूबर 1760 को मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। फिर 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसका आखिरी परिणाम अंग्रेजों के लिए ही फायदेमंद साबित होने वाला था। अगले दिन 15 जनवरी को दक्षिण भारत में पौंडीचेरी ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए और फ्रांसीसियों का भारत की राजनीति से सफाया हो गया। उसी दिन पूरब में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाह आलम ने फिर से बंगाल पर हमला करने का प्रयत्न किया और 15 जनवरी सन 1761 को सिवान के युद्ध में शाह आलम को हार का सामना करना पड़ा और वो वापस अवध की तरफ लौट गया। शुजा अभी अभी एक भयानक भूल करके लौटा ही था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में शुजा ने मराठों के खिलाफ अफगान हमलावरों का साथ दिया था। ये उसके लिए एक भारी घाटे का सौदा था। उसने मुगल सम्राट शाह आलम को पनाह भी दे रखी थी। अभी तक ये बात साफ हो चुकी थी कि मुर्शिदाबाद कलकत्ता के अंग्रेजों के निशाने पर रहने लगा था। इसलिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर बिहार के मुंगेर में बना ली। उसे मुंगेर अंग्रेजों से सुरक्षित मालूम हुआ, लेकिन ये भी उसका भ्रम ही था। बिहार में पटना अंग्रेजों का एक बहुत ही मजबूत गढ़ था। मीर कासिम ने जून 1763 में इस पर धावा बोल दिया। 24 जून को अंग्रेज सेना पटना छोड़कर गंगा पार चली गई और पटना का अंग्रेज गढ़ मीर कासिम के हाथ में आ गया। भागती हुई कंपनी सेना का पीछा करते हुए नवाब की सेना ने भी गंगा पार कर ली और कंपनी की सेना को एक हफ्ते बाद 1 जुलाई को छपरा के पास माझी में घेर लिया। यहाँ कंपनी की सेना ने हथियार डाल दिए। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसे नजरअंदाज करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। ये कंपनी के खिलाफ एक अक्षम्य अपराध था। तो इसका बदला लेने के लिए मेजर थॉमस एडम्स कलकत्ते से जून के अंत में निकल चुका था। अब उसकी सेना का आमना सामना हुआ नवाब की सेना से 19 जुलाई को कटवा में। यहाँ कंपनी की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। गौर से देखिए, ये वो मौका था
जब शायद प्लासी की गलती को किया जा सकता था, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो अंडू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज सेना धड़धड़ाती हुई मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ी और अगस्त में मुर्शिदाबाद के पास घेरिया और सुकी में दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाइयां हुई। नवाब की सेना फिर से हार गई और मुर्शिदाबाद अंग्रेजों के हाथ में एक बार फिर से आ गया। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। अब एडम्स ने अपना रुख पटना की ओर किया और अगस्त में ही उसने पटना की ओर कूच कर दिया। नवाब मुंगेर से कंपनी से निपटने के लिए निकल पड़ा। इससे पहले कि मीर कासिम अपनी सेना तक पहुंच पाता, उसकी सेना की कंपनी से भिड़ंत हो गई आज के झारखंड और बंगाल बॉर्डर पे साहिबगंज जिले के उंधवा नाले पर। तो 5 सितंबर को उंधवा नाले का युद्ध हो गया, या उदय नाले का युद्ध। मीर कासिम की सेना फिर से हार गई और मीर कासिम रास्ते से ही वापस लौट गया, लेकिन मुंगेर में ज्यादा रुके बिना सीधे पटना गया। अब नवाब की राजधानी मुंगेर और पटना दोनों कंपनियों के निशाने पर थे। 3 अक्टूबर तक अंग्रेज सेना ने नवाब की राजधानी मुंगेर पर कब्जा कर लिया। मीर कासिम ने खींचकर पटना में अंग्रेज अफसरों का कत्ल करके गुस्सा उतारा। इस कांड को मैसेकर ऑफ पटना कहते हैं। अगले ही महीने 6 नवंबर को थॉमस एडम्स ने पटना वापस ले लिया। इस तरह से 5 महीने के भीतर ही नवंबर के पहले हफ्ते में ही पटना फिर से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। इस पटना प्रकरण से, पटना कांड से यह साफ हो जाता है कि मीर कासिम को कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसे गद्दी से गिराना जरूरी था। पटना कांड होते ही मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में चला गया। शुजा के साथ अभी मुगल सम्राट शाह आलम भी था। यहां इस तिकड़ी ने योजना बनाई। शाह आलम ने कोशिश तो की थी कि मरती झड़ती मुगल सेना को फिर से मजबूत किया जाए। उसने एक काबिल सेनापति मिर्जा नजफ खान को यह जिम्मेदारी सौंपी, जिसने उसे बखूबी निभाया भी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह से 3 सेनाएं मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का मंसूबा बनाने लगी। एडम्स की जगह ले ली कारनाक ने। शुजा और शाह आलम ने फिर से पटना की ओर कूच किया। पटना के रास्ते में एक बार कारनाक की अंग्रेजी सेना और मुगल सेना का आमना सामना हुआ। इसमें कारनाक को वापस पटना में खदेड़ दिया गया। फिर शुजा और शाह आलम की सेनाओं ने पटना पर हल्ला बोल दिया। मई सन 1764 में पटना से ये मुगल सेना हार कर पीछे लौटी, लेकिन रही बिहार में ही, गंगा के किनारे। अब तक कारनाक की जगह हेक्टर मुनरो ने ले ली थी। सितंबर के अंत में कंपनी की सेना पटना से चल पड़ी, अवध, बंगाल नवाब और मुगल सम्राट की एकजुट सेना से टक्कर लेने की। इनकी भिड़ंत हुई गंगा के किनारे बिहार के बक्सर में 22 अक्टूबर सन 1764 को। ये थी 22 अक्टूबर सन 1764 की बक्सर की लड़ाई। इस बक्सर के युद्ध में मुगलों और शुजा की करारी शिकस्त हुई। शाह आलम को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और शुजाउद्दौला अवध की तरफ निकल गया। अंग्रेज अब शुजाउद्दौला के पीछे पड़ गए। उनका दिल्ली तक का रास्ता अब बिल्कुल साफ था, कोई बीच में नहीं आने वाला था। बक्सर के बाद अंग्रेज सेना धड़धड़ाती हुई अवध में घुस गई और किले जीतने लग गई। फरवरी 1765 में बनारस, चुनार, इलाहाबाद अंग्रेजों के हाथ में आ गए। मराठों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब यह मदद किसी काम की नहीं। बहुत देर हो चुकी थी, लगभग 1 साल की देर। मई में कानपुर के पास पूरा जहानाबाद और कालपी के युद्ध हुए और इनमें अवध और मराठों की हार हो गई और मराठों को हार कर वापस यमुना के पार अपने इलाके में वापस लौटना पड़ा। अब अवध का नवाब शुजाउद्दौला बिल्कुल अकेला पड़ गया था। संधि के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। अब आने वाला वक्त अंग्रेजों का ही था। तब तक रॉबर्ट क्लाइव भी वापस आ गया था। कर्नाटक युद्धों में उसके चमत्कार तो हमने देखे ही थे और प्लासी की लड़ाई में उसका जलवा भी हमने पिछले एपिसोड में देखा ही। लेकिन इस मौके पर उसने जो किया वो बिना तलवार के, केवल जुबान की मिठास से, वो एक तरह से अंग्रेजों को भारत की सत्ता दिलवा गया। ये एक ऐतिहासिक संधि थी, अगस्त सन 1765 की इलाहाबाद की संधि। इस संधि के 2 हिस्से थे, एक पर 12 अगस्त और दूसरे पर 16 अगस्त को दस्तखत हुए। भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त, इलाहाबाद की संधि और भारत की गुलामी की शुरुआत का दिन 16 अगस्त। इस इलाहाबाद की संधि पर 2 सितंबर 1765 के दिन आखिरी मोहर लगी। इसके हिसाब से कोरा और इलाहाबाद के जिले शुजाउद्दौला शाह आलम को देने वाला था। अंग्रेजों को चुनार और इलाहाबाद के किले और गाजीपुर और बनारस मिल गए। बनारस वैसे तो शाह आलम को दिया गया, लेकिन घुमा फिरा के वो कंपनी के पास ही आ गया। खुद शाह आलम अंग्रेजों की जेब में था। तो इस तरह से इलाहाबाद बनारस से लेकर पूरा बंगाल अब अंग्रेजों के हाथ में चला गया।
इतना ही नहीं, क्लाइव ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी भी हासिल कर ली। इस शब्द को याद रखिएगा, दीवानी। इसको हम देखेंगे तब जब कंपनी की भारत में नीतियों के बारे में बात करेंगे। ये थी 1765 की इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल जाने से वो उत्तरी सरकार जो तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद निजाम को लौटा दिए गए थे, वो वापस अंग्रेजों को मिल गए। उड़ीसा का अधिकांश भाग मराठों के हाथ में था, तो अगले 40 साल तक वहां अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाएंगे। हालांकि अवध सीधे तौर पर अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के रहमो करम पर तो था ही। बच गया बेचारा मीर कासिम। वो भागते दौड़ते दिल्ली पहुंचा और वहां भिखारियों की जिंदगी जीने लगा, अत्यंत गरीबी का जीवन। वक्त ने उसे तख्त से पटक कर सड़क पर भेज दिया। इस तरह से अंग्रेज अब मजबूती से भारत के इतने इलाके के असल मालिक बन गए थे। इन घटनाओं के साथ ही साथ पैरेलल यमुना की दूसरी ओर कुछ और ही चल रहा था, और वो था अफगानों और मराठों का संघर्ष, जिसका फैसला हुआ पानीपत की तीसरी लड़ाई के रूप। इस संघर्ष को हम अपने अगले एपिसोड अफगान मराठा संग्राम में देखेंगे। नमस्कार।